शौर्य कशिश भरे अंदाज में बोला। तुम्हारे प्यार का जवाब अपने तरीके से दे रहा हूँ मेरी चैटर बॉक्स। आज कुछ ज्यादा ही हॉट और क्रेजी हो रही हो ना। चलो आओ, अब तुम्हारी सारी हॉटनेस देखनी है मुझे। करो अपने स्टाइल से अपने डॉक्टर साहब को प्यार। आज अपनी लेडी डॉन को नहीं रोकूंगा। इतना कहकर वो एक बार फिर उसे अपने सीने से कसकर सटा लेता है। शौर्य के कसाव से वर्षा की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। शौर्य वर्षा को अपनी गोद में उठाता है और उसे बड़ी गहरी नजरों से देखते हुए रूम की ओर बढ़ता है। इस समय शौर्य के हाथ वर्षा की कमर को पकड़े हुए थे। वही लेडी डॉन ने अपनी बाहों का घेरा शौर्य के गले में डाला हुआ था। आज वर्षा के हर अंदाज से शौर्य का दिल मचल रहा था। वो वर्षा को लेकर बेड पर सुलाता है और नीचे झुककर उसके होठों को चूमकर मदहोशी से बोला, 2 मिनट वेट करो, मैं आता हूँ। इतना कहकर वो बालकनी लॉक करता है और वॉशरूम में जाकर खुद भी गर्म पानी से शॉवर लेकर टॉवल लपेटे ही बाहर आता है। शौर्य वर्षा के पास लेटकर मदहोशी से बोला, मैं रेडी हूँ, लेट्स स्टार्ट वर्षा। शौर्य वर्षा की ओर अपना चेहरा करके अपने गर्म हाथों की हलचल वर्षा के कपकपाते बदन पर फिराना शुरू करता है। ये वर्षा शौर्य का हाथ पकड़कर जल्दी से उसके ऊपर आ जाती है और धीरे धीरे शौर्य के चेहरे को चूमने लगती है। आज सही मायने में लेडी डॉन पर कामदेव का असर हुआ था। जैसे जैसे वर्षा के होठों की गति शौर्य के चेहरे से होती हुई उसके गर्दन पर थिरकना शुरू करती है, शौर्य को खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। वो वर्षा को एकदम से टाइट पकड़ता है और उसे रोल ऑन करके अपनी साइड में लिटाकर अपने होठों की हलचल शुरू कर देता है। अब हमारे डॉक्टर साहब कंट्रोल के बाहर हो रहे थे। उन पर भी प्यार का गहरा रंग चढ़ रहा था। शौर्य वर्षा को बेतहाशा चूमते हुए अपने प्यार को अनंत तक ले जाने के लिए अपनी गति को बढ़ा देता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए पूरी तरह से एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। वर्षा ने शौर्य को अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था और उसके बालों में उंगलियां चलाकर पूछा, वर्षा ठीक हो ना तुम? वर्षा हल्के से मुस्कुराकर बोली, ठीक नहीं शौर्य, बहुत खुश हूँ। ये बताइए आपकी शिकायत दूर हुई? शौर्य वर्षा को अपने से सटाकर बोला, मुझे मेरे पूरे वीक का एक्स्ट्रा डोज मिल गया। लव यू मेरी चैटर बॉक्स, ऐसे ही मेरे पास रहोगी ना? वर्षा धीरे से बोली, नहीं शौर्य, ऐसे ही मेरे पास रहोगी? वर्षा धीरे से बोली, नहीं शौर्य, मैं ठीक हूँ। शौर्य उसका सिर चूमकर बोला, इट्स ओके, अब सोने की कोशिश करो, कल से 3 दिन बहुत भागम भाग होने वाली है तुम्हारी। वर्षा मुस्कुराकर शौर्य को देखती है। शौर्य उसकी आंखों में शरारत देखकर बोला, वर्षा अब कोई शरारत नहीं। अब तुमने मेरा कहना नहीं सुना तो फिर तुम्हारा डॉक्टर पति ऐसा पनिशमेंट देगा तुम्हें कि तुम सुबह इस रूम से बाहर भी निकलने में शर्माओगी। वर्षा एकदम से अपनी नजरें नीची करके बोली, मैं कुछ नहीं करूंगी शौर्य, अभी तो फिलहाल कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बची। इतना कहकर उसके सीने को एक बार फिर से चूमकर वो उसे लिपट जाती है। वर्षा की बातों से शौर्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ मित्तल मेंशन में देव अपने पापा के साथ सारे कामों को फिनिश करके लगभग 11 बजे घर पहुंचता है। सेजल ने सभी को जबरदस्ती डिनर करवा दिया था। वो और कृष्णा दोनों ही हॉल में बैठी दीवान जी का इंतजार कर रही थी। मनोर मीना अपने रूम में चले गए थे। वहीं निशु रोशनी के साथ और विनोद अंजलि के साथ अपने अपने रूम में फोन पर कल होने वाले फंक्शन को लेकर डिस्कस कर रहे थे। देव अपनी गाड़ी की चाबी रमेश को देता है और जल्दी से अंदर आता है। दीवान जी अंदर आते हुए बोले, सॉरी कृष्णा, आपको इंतजार करवाया। तेजल बेटा, मानसिंह पैलेस गए थे ना, वही टाइम लग गया। देव अंदर आकर सोफे पर बैठते हुए बोला, मम्मा पहले तो जीजू और विनोद के साथ गया था, लेकिन पापा और अनी अंकल से डिस्कशन के बाद कल के फंक्शन के डेकोरेशन में कुछ चेंज करवाया है, उसके लिए दोबारा गए और टाइम का पता ही नहीं चला। हल्के से मुस्कुराकर वो बोला, वो तो जीजू के पास यदि राघु दी का फोन नहीं आता तो शायद हम चारों बैठे ही रहते। कृष्णा मुस्कुराकर बोली, अब तो सब फाइनल हो गया ना? दीवान जी बोले, हाँ कृष्णा सब हो गया, दिल खुश हो गया ये सब देखकर। वाकई अर्जुन जी और देव ने ग्रैंड अरेंजमेंट करवाया है। सालों साल अजमेर में इन तीनों शादियों का जिक्र होगा। सेजल बेटा, कल के फंक्शन से ही तुम्हें अंदाजा लग जाएगा। सेजल मुस्कुराते हुए बोली, पापा आपने बताया तो मुझे देखने की बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। जल्दी से सुबह हो और सारे फंक्शन शुरू हो, है ना मम्मा? कृष्णा मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल बेटा। सुनिए आप दोनों जल्दी से चेंज करके आइए। सेजल बेटा खाना गर्म करो, मैं अभी आती हूँ। सेजल मुस्कुराकर बोली, जी मम्मा। देव हैरानी से बोला, मम्मा आप दोनों अभी तक भूखे हो? देव पीछे से कृष्णा को हक करके बोला, मम्मा आप जानते हो ना ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। कृष्णा देव का गाल छूकर मुस्कुराते हुए बोली, अपने पति को खिलाए बिना हम दोनों सास बहू के गले से निवाला नीचे नहीं उतर पाता, इसलिए तुम दोनों का वेट किया। अब जल्दी से चेंज करके आ जा। देव कृष्णा के गालों को चूम कर बोला, लव यू मम्मा, बस 5 मिनट में आता हूँ। देव और दीवानजी दोनों चेंज करने चले जाते हैं। वहीं सेजल किचन में खाना गर्म करती है। 10 मिनट बाद चारों साथ में डिनर करने के लिए बैठे थे। अपनी आदत के अनुसार देव सबसे पहले अपनी सेजल को खिलाता है, फिर खुद खाना शुरू करता है। दीवानजी दोनों को इस तरह देखकर भावुक होते हुए बोले, मेरे बच्चों दोनों एक दूसरे को यूं ही ताउम्र प्यार करना। सेजल बेटा कल से तुम्हारी और देव की पदवी बढ़ने वाली है। सेजल मुस्कुराकर बोली, पदवी नहीं पापा, एक खूबसूरत रिश्ता मिलने वाला है, देवरानी जेठानी का। कृष्णा खाना खाते हुए बोली, सेजल बेटा ये रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही नाजुक, इसलिए हमेशा तुमसे बस यही चाहूंगी कि कभी रोशनी से कोई भूल हो जाए तो बड़ी बहन बनकर माफ कर देना, कोई मनमुटाव मत लाना दोनों के रिश्ते में। कृष्णा की बात सुनकर खाना खाती सेजल के हाथ एकदम से देव की उंगलियों में कस जाते हैं और वो कृष्णा के हाथों को पकड़कर भावुक होते हुए बोली, मम्मा 2 बहनों में कभी माफी नहीं होती, होता है तो सिर्फ दोनों का निश्चल प्यार। आप बेफिक्र रहिए, हमारा रिश्ता आपकी और बड़ी मम्मा के जैसा ही खूबसूरत रहेगा। क्यों पापा, मैं सही कह रही हूँ ना? दीवान जी मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल बच्चे, चलो जल्दी से खाना खाओ और तुम भी अपने रूम में जाओ। कृष्णा मेरा खाना हो गया। देव एकदम से खड़ा होकर बोला, क्या हुआ पापा, ऐसे बीच में खाना छोड़ा, आपकी तबीयत? सेजल भी जल्दी से दीवान जी का हाथ पकड़कर घबराते हुए बोली, क्या हुआ पापा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? दीवान जी अपने बेटे और बहू को इतना चिंतित देखकर थोड़े भावुक हो गए और उन दोनों को गले लगाकर बोले, देव यार तुम्हारे सामने ही तो मैंने और अनी ने आज कड़ी कचौरी खाई थी, अब तुम बताओ कैसे भूख लगेगी? वो तो मेरी बीवी इतनी देर तक मेरे लिए भूखी थी, इसलिए मुझे उनका साथ देने बैठना पड़ा। दीवान जी की बातें सुनकर कृष्णा नाराज होते हुए बोले, आपकी बाहर खाने की आदत जाएगी नहीं, जितना मना करती हूँ उतना आप बाहर का खाते हैं। आने दीजिए कलक्षित भैया को, तुम दोनों दोस्तों की शिकायत नहीं की तो देखना, घर का खाना अच्छा नहीं लगता, बाहर का जितना मर्जी हो खिला लो, चटोरे कहीं के। कृष्णा ने देव और सेजल को घूर कर कहा,
तुम दोनों क्या हंस रहे हो? खाना खाओ और अपने रूम में जाओ। कल सुबह दोनों 6 बजे नीचे दिखने चाहिए। कितनी भी लेट सो, टाइम का ध्यान रखना। तुम दोनों को ही सारे काम करने हैं। दीवानजी की तरफ देखकर गुस्से से बोली, तुम कमरे में आओ, फिर बताती हूँ। इतना कहकर वो पीछे मुड़ी और चेहरे पर मुस्कान लिए रूम की ओर बढ़ गई। देव ने दीवानजी को गले लगाकर कहा, गुड नाइट पापा, मम्मा को जाकर संभालिए प्यार से। सेज, लगता है आज पापा के रूम में भी सर्दी की मापट होने वाली है। देव की बात सुनकर दीवानजी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो देव के सिर पर हल्के से मारते हुए बोले, बेटा ये मापट भी तुम दोनों की ही देन है। तुम दोनों परेशान नहीं होते तो मैं कोई भी बहाना बनाकर अपनी बीवी को मना लेता। देव मुस्कुराकर बोला, पापा अभी कौन सी देर हो गई, आप जाइए और सुबह तक अपनी बीवी को मना लीजिए। दीवानजी दोनों को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चले गए। देव अपने रूम में आते ही सेजल को अपनी बाहों में लेकर बोला, एक्सट्रीमली सॉरी जान, मैं लीव पर था, फिर भी आपको आपके हिस्से का टाइम नहीं दे पाया और आज फिर वही गलती दोहरा दी। आज भी जल्दी घर आकर सीधा पापा के साथ बाहर निकल गया। देव सेजल को अपनी गोद में लेकर काउच पर बैठकर भावुक होते हुए बोला, सेज, शादी के बाद पहली बार आपने अपने लिए समय मांगा और मैं। सेजल एकदम से पीछे पलटी और देव के होठों पर अपने होठ रख दिए। वो एक दूसरे के रूहानी स्पर्श में खो गए। देव ने सेजल को कसकर अपने सीने से लगा लिया। सेजल ने देव के सीने पर अपना सिर रखकर प्यार से कहा, देव, हमारे रिश्ते में फॉर्मेलिटी जैसे शब्दों के लिए कभी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, समझे आप? आपने अपना पूरा समय इस घर को दिया है ना, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, तो फिर आपका समय तो मुझे मिला ना। मुंह बनाकर वो बोली, फिर क्यों सॉरी बोला आपने? देव सेजल का मुंह देखकर हंसते हुए बोला, जान एक बार फिर से मुंह बनाइए ना, यूं अपनी नाक सिकुड़ते हुए आप बहुत प्यारी लग रही हो, प्लीज। सेजल घूरकर देव को देखती है और उसके सीने पर हल्के से मारकर बोली, देव इतनी रात में आपको मेरी नाक मुंह देखनी है? देव उसे एकदम करीब करके सर्द आवाज में बोला, जान रात की शुरुआत तो यही से करूंगा ना। उसके ईयर लॉक पर अपने होठ रखकर बोला, चलिए आज आपकी 2 दिन की शिकायत दूर करता हूँ। वैसे भी आपको 10 दिन से महसूस नहीं किया। आज जब तक आपको अपने अंदर समा नहीं लूंगा चैन नहीं पड़ेगा मुझे। देव की बातों से सेजल बेचैन होकर बोली, देव मैं भी आपके रूहानी स्पर्श महसूस करने के लिए कब से बेचैन हूँ। इतना कहते ही सेजल ने एक बार फिर देव के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सेजल के स्पर्श से देव की आंखें बंद हो गई और उसके हाथ अपने काम में लग गए। देव धीरे से सेजल को लेकर काउच पर ही लेट गया। सेजल देव के सीने से लगी हुई बोली, देव आज मुझे आपकी सुकून भरी जगह पर अपनी रात बितानी है। सेजल की बात से देव के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। देव उसे गहरी नजरों से देखकर बोला, जान आप यूं ही चलेंगी या फिर चेंज? सेजल कशिश भरी नजरों से देव को देखती है और उसके गालों को चूमकर बोली, देव 5 मिनट मैं अभी आती हूँ। देव मुस्कुराते हुए उसके होठों को प्यार से चूमता है। ईगरली वेटिंग जान। इतना कहकर वो काउच से उठता है और बालकनी का गेट खोलकर बोला, सेज यहाँ थोड़ी देर ही रुकना है या सारी रात, बताइए मैं उसके हिसाब से। सेजल अलमीरा से मुंह निकालकर शरारत से बोली, देव मुझे अंग्रेजी का 8 नहीं बनना है। देव सेजल को गहरी नजरों से देखते हुए बोला, सेज आपको मेरे होते हुए ऐसी नौबत ही नहीं पड़ेगी, आप आइए तो सही मेरे आगोश में। 8, 9, 10 कुछ नहीं बनने दूंगा। सेजल देव की बात सुनकर सिंह उठती है और तुरंत अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। देव एकदम से अंदर आकर बोला, जान नॉट फेयर, ये मुझ मासूम के साथ सरासर नाइंसाफी है, प्लीज ओपन द गेट। सेजल कशिश भरी आवाज में बोली, 5 मिनट इंतजार कीजिए देव, मुझे देखने के बाद शायद आपको अंदर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देव मुस्कुराकर बोला, अरे वाह जान, इसका मतलब पूरी प्लानिंग है। अब तो वेट करना मुश्किल हो रहा है, आपको देखने के लिए अब ये दिल बेकाबू हो रहा है, प्लीज जल्दी करिए ना। सेजल अंदर से ही बोली, देव थोड़ा सा इंतजार करिए ना, आती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से फ्रेश होती है और ड्रेस चेंज करती है। सेजल ने व्हाइट और पिंक स्ट्रिप का कॉन्ट्रास्ट लेस का लाउंज सेट पहना था, जिसे उसने अंजू और रोशनी की शॉपिंग के समय खरीदा था। वो फटाफट रेडी होकर मिरर में खुद को देखती है। उसका दिल धड़क उठता है और उसके दूध जैसे गोरे गाल सुर्ख हो जाते हैं। देव बाहर से ही आवाज देकर बोला, जान 12 बजने वाले हैं और आप है कि बाहर ही नहीं आ रही हो, जल्दी आइए। फिर शरारत से बोला, जान अब आपको देखने के बाद आगे का टाइम डिसाइड होगा कि आपको कब फ्री किया जाए। देव की बातों से रही सही कसर और पूरी हो गई। सेजल हया में लिपटी गेट खोलकर जैसे ही अपने कदम बाहर रखती है, देव के हाथ सीधे अपने दिल पर चले जाते हैं। सेजल को देखकर देव का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो मदहोशी से बोला, जान ये क्या किया आपने? सेजल एकदम से दौड़कर देव के गले में अपनी दोनों बाहें डालकर उससे लिपट जाती है। देव सेजल को अपनी बाहों में भरकर बोला, सेज आज कितनी हॉट ड्रेस, कैसे कंट्रोल करना हूँ आपको पता है, और ये आपने कब लिया? सेजल देव के सीने में छुपी हुई बोली, देव वो अंजू और रोशनी ने अपने लिए शॉपिंग की थी, तब उन्होंने मुझे। देव सेजल की गर्दन पर अपने होठ रखकर मदहोशी से बोला, आपको ऐसे देखकर दिल बहुत बेताब हो रहा है जान, अब मुझे भी मेरे होठों की तलब मिटानी है। जान अपने सुकून के पास चले। सेजल अपनी नशीली आंखों से देव की ओर देखती है। देव उसकी शर्म से बोझिल पलकों को आहिस्ता से चूमकर उसे तुरंत अपनी गोद में उठाता है और बालकनी में आकर सेजल को आरामदायक बड़े झूले पर लिटाकर उसके पैरों के पास बैठ जाता है। सेजल सिमटी हुई देव के हाथों की हलचल अपने पैरों पर महसूस कर रही थी। वो एकदम से उठकर देव का हाथ पकड़कर बोली, देव मुझे आपकी गोद में। सेजल की बात पूरी होने से पहले ही देव पीछे झूले का सहारा लेकर बैठता है और सेजल को अपने खुले सीने से लगा लेता है। देव के गर्म बदन से लगते ही सेजल का शरीर हल्के से कांप उठता है। सेजल की खुशबू से बेकाबू हुए देव के होठ उसकी बैक पॉइंट्स पर अपनी हलचल शुरू कर देते हैं। आज इतने दिन बाद दोनों ही एक दूसरे के प्यार में डूबने को बेताब थे। सेजल के बर्फ जैसे हाथ देव की थाइस पर दबाव बना रहे थे। देव सेजल की गर्दन को बेतहाशा चूमते हुए मदहोशी में बोला, जान आपके नेल्स। सेजल जल्दी से देव के पैरों पर से अपने हाथ हटाकर उसकी शॉर्ट्स को पकड़ लेती है। दोनों ही बाहर झूले पर बैठे अपना प्यार एक दूसरे पर बरसा रहे थे। अब देव के होठों की तलब सेजल के बदन पर मचलने के लिए बेकाबू हो रही थी। वो एकदम से सेजल के ईयरलॉब को अपने होठों में दबाकर बोला, जान अब नहीं रुकूंगा यहाँ, आइए अंदर चलते हैं। इतना कहकर वो उसे अपनी गोद में उठाकर आहिस्ता से बेड पर सुलाता है और सेजल पर झुकते हुए अपने होठों से उसकी दोनों पलकों को, उसके ईयरलॉब को, उसके सुर्ख गालों से खेलते हुए सेजल के होठों को अपनी कैद में कर लेता है। इस समय देव के दोनों हाथ सेजल की कमर पर थे। वो धीरे से नीचे झुककर उसके टॉप को हल्का सा साइड करके अपने होठों से उसकी नेवल के आसपास चूमने लगता है और इधर सेजल की स्क्रीमिंग शुरू हो जाती है। जैसे ही देव के कान में सेजल की स्क्रीमिंग पड़ती है, वो एकदम से उसके पास आकर बोला, सेज
शांत रहने की कोशिश करें प्लीज। सेजल अटकते हुए बोली। देव, मैं ठीक हूँ, मत रुकिए आज, मुझे आपके प्यार को अपने अंदर तक महसूस करना है। देव ने सेजल का गाल थपथपाकर पूछा, आर यू श्योर? सेजल ने अपनी पलकें खोलकर देव को देखा और उन्हें हल्के से झपकाकर अपनी रजामंदी दे दी। देव ने सेजल के होठों को चूमा और उसके टॉप को पकड़कर बोला, जान लाया। देव के इतना कहते ही सेजल ने बेडशीट पकड़ ली। दोनों ही प्यार की अनंत गहराइयों में जाने के लिए व्याकुल थे। एक दूसरे को प्यार करते हुए कब दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए, इसका उन्हें होश ही नहीं रहा। बंद कमरे में सेजल की सांसों का शोर सुनाई पड़ रहा था। देव ने उसे अपने ऊपर लिटाकर प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, सेज प्लीज खुद को नॉर्मल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देव ने सामने दीवार पर लगी घड़ी देखते हुए कहा। 2 बज रहे हैं जान, मम्मा ने 5 बजे हमें नीचे बुलाया है, सिर्फ 3 घंटे की नींद है। अब तुम मुझे कसकर पकड़ो और सोने की कोशिश करो। सेजल, क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रेस ला दूं? सेजल ने देव के सीने पर अपना सिर रखकर कहा, देव मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने से अलग होने का मत बोलिए, मुझे आप में ही सिमट कर सोना है। देव ने उसका सिर चूमकर कहा, एज यू विश जान, बस तुम अपनी नींदों से भरी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें अपने से एक पल के लिए भी अलग नहीं करूंगा। सेजल ने एक बार फिर देव के सीने को अपने होठों से छुआ और उसमें सिमट गई। दोनों ही एक दूसरे में समाये नींद के आगोश में चले गए। एक तरफ जहां सभी लव बर्ड्स एक दूसरे के आगोश में लिपटे चैन से सो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विनोद, अंजलि और निशांत रोशनी के लिए अपने घर में ये अकेले ये आखिरी रात थी। कल का सूर्योदय चारों के जीवन में अपनी सुनहरी लालिमा बिखेरने को तैयार था। कल से शुरू हो रही विवाह की रस्मों को निभाकर दोनों नव युगल जोड़े 7 जन्मों के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे थे। एक तरफ नटखट अंजलि और प्यारी रोशनी के चेहरे हमेशा के लिए पिया के आगोश में समाने की खुशी से दमक रहे थे, वहीं दूसरी ओर अपने सड़ू की बाहों में चैन से सोई शीतल का चेहरा अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का सोचकर शर्म से सुर्ख हो रहा था। तीनों कपल्स के चेहरे पर खुशी और हया की मिली जुली रंगत थी। अजमेर का मानसिंह पैलेस और विनोरा होटल तीनों कपल्स की वेडिंग सेरेमनी व अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजा हुआ था। अर्जुन जी व देव ने तीनों शादियों को यादगार बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। दोनों ने ही पूरी कोशिश की थी इस बार तीनों शादियां बिना किसी बाधा के शांति से संपन्न हो जाए। मित्तल मैंशन में सुबह 5 बजे से ही हलचल शुरू हो गई थी। मनोर, मीना, दिवांजी और कृष्णा सभी अपने कमरों से बाहर आ गए थे। चारों के चेहरे पर खुशी के मिले जुले भाव थे। एक तरफ वो अपने कुल की छोटी बहू के स्वागत सत्कार के लिए उत्सुक थे, वहीं दूसरी ओर मित्तल मैंशन की सबसे लाडली इकलौती बेटी को उसके असली घर भेजने के नाम से बेचैन थे। मीना और कृष्णा की आंखें उनके दिल का हाल बयां कर रही थी। दोनों ही अपने अपने कमरे में रात भर ठीक से सो नहीं पाए थे। अंजू की नादानियां और उसकी बातों को याद करके दोनों की ही आंखों से आंसू बार बार बह रहे थे। दिवांजी नम स्वर में बोले, भाभी, कृष्णा प्लीज, अभी अंजू की विदाई में 3 दिन का समय है, आप ऐसे करोगी तो मेरी अंजू कमजोर हो जाएगी। कृष्णा, तुम तो संभालो अपने आप को, हमारे घर में भी तो 2 बहुएं आई है, वो भी किसी की बेटी है। जैसे उन्होंने अपनी बेटियों को हम पर विश्वास करके हमें सुपुर्द किया है, वैसे ही हमें हमारी अंजू को शर्मा परिवार को सौंपना है। भाई साहब, भाभी जी, अंजू को हंसते हुए विदा करेंगे हम। मुझे पूरा यकीन है इस घर से भी ज्यादा मेरी बिटिया को वो घर अपनी ममता भरे आंचल में समेटकर खूब प्यार करेगा। दिवांजी कृष्णा और मीना को गले लगाकर बोले, हम ये रीत बदलेंगे भाभी, अपने अंजू को हंसकर विदा करेंगे। मनोहर भावुक होकर बोले, तीनों, ये तू कह रहा है, देख लेना मीना, अंजू की विदाई पर सबसे ज्यादा दिनू और देव ही रोएंगे। अपने बड़े भाई की बात सुनकर दिवांजी की आंखें भी झिलमिला उठी। उन्होंने जल्दी से अपनी पलकों को झपकाया और हल्की मुस्कान लेकर कहा, भाभी, आज आप अपने हाथ की चाय पिलाइए, फिर बच्चों को उठाते हैं। मीना मुस्कुराते हुए बोली, तुम तीनों बैठो, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाती है। दिवांजी और मनोहर अपनी बातों में लग जाते हैं और कृष्णा सीधा मंदिर में चली जाती है। मीना चाय बनाकर रमेश के साथ बाहर लिविंग रूम में भेजती है और खुद कृष्णा के पास मंदिर में चली जाती है। दोनों देवरानी जेठानी राधा कृष्ण की मूर्ति के आगे दीपक जलाकर प्रसाद का भोग लगाती है और सिर झुकाकर उनकी स्तुति करती है। उसके बाद कृष्णा जी मंदिर में गंगाजल छिड़ककर बाहर आती है और घड़ी देखकर बोली, 6 बज रहे हैं, ये देव और सेजल अभी तक नीचे नहीं आए। सुनिए जरा, आप देव को फोन लगाइए। दिवांजी अपनी चाय पीते हुए बोले, कृष्णा, बच्चे रेडी होकर आएंगे तो टाइम लगेगा, आप आराम से बैठकर अपनी चाय पियो, वैसे भी हमें 9 बजे तक घर से निकलना है, 3 घंटे हैं हमारे पास। इतना कहकर उन्होंने कृष्णा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। कृष्णा चाय पीते हुए बोली, आप समझ नहीं रहे, मुझे सेजल से रोशनी के बारे में पूछना था, वो अपने से साड़ी पहन पाएगी या नहीं, नहीं तो शर्मा विला मुझे सेजल को भेजना पड़ेगा। मीना सख्त होकर बोली, कृष्णा, रोशनी के पास उसकी मॉम, बुआ, मामी, उसकी बहनें और सहेलियां है, वो अपने आप रोशनी को रेडी कर देंगी। रोशनी के कामों के लिए तुम सेजल को पाबंद मत करो, सेजल के पास वैसे ही अंजू और उसकी बहन की जिम्मेदारी है। कृष्णा गंभीर लहजे में बोली, भाभी, उसको साड़ी पहनने नहीं आती, इसलिए थोड़ी चिंतित हूँ, पता नहीं बच्ची कैसे संभाल पाएगी। मीना हल्की नाराजगी से बोली, कृष्णा, उसे नहीं आती तो क्या हुआ, उसके घर में बहुत से लोग हैं जो उसे साड़ी पहना देंगे, 4-5 दिन की तो बात है, उसे साड़ी ही पहननी होगी, आगे वो जैसे मर्जी हो रह सकती है, हमें बच्चों के कुछ पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो घर के बुजुर्ग आएंगे उनके सामने कायदा जरूरी है। दिवांजी गंभीर स्वर में बोले, कृष्णा, भाभी सही कह रही है, आप मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैं अच्छे से जानता हूँ आप रोशनी को लेकर टेंशन में है, लेकिन अपनी तरफ से अभी आप कोई इंटरफेयर नहीं करेंगी, वो बच्ची भरे पूरे परिवार से आ रही है, हमारे यहाँ से ज्यादा रस्में उनके यहाँ है, रूही जी उसे अपने आप संभाल लेंगी, आप सिर्फ अंजू को सिखाइए, मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी से कोई भूल से भी भूल हो जाए, आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ। रोशनी साड़ी कैसे पहनेगी, कौन पहनाएगा, ये सब छोड़ो और अपनी बेटी का ध्यान रखो। जहाँ तक मुझे मालूम है, सिर्फ आज की पूजा के लिए आप सबको घर से रेडी होकर निकलना है, आगे के फंक्शन के लिए मेकअप आर्टिस्ट 24 घंटे पैलेस में ही रहेगी। कृष्णा सब पर एक नजर डालकर बोली, जी मैं अभी उठाती हूँ। मीना गंभीर लहजे में बोली, कृष्णा, अपनी बेटी से कह देना गौरी पूजन से पहले उसे अपना मुंह झूठा नहीं करना है। कृष्णा उठते हुए बोली, जी भाभी मैं देखती हूँ। इतना कहकर वो अपने रूम में चली जाती है और टेबल पर रखा आज की पूजा में पहनने वाला अंजू का सारा सामान लेकर उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है।
माहेश्वरी भवन में अपनी शोना को बाहों में भरे सोए राज का फोन जैसे ही वाइब्रेट होकर बजता है, वो अपना एक हाथ शीतल से हटाकर जल्दी से फोन उठाकर अलार्म बंद कर देता है। शीतल के चेहरे को प्यार से देखते हुए वो उसके चेहरे पर आ रही चंचल लटों को उसके कान के पीछे करता है और उसके माथे को अपने होठों से छूकर बोला, गुड मॉर्निंग शोना। राज के स्पर्श से ही शीतल अपनी अलसाई आंखें खोलकर राज को देखती है। दोनों के चेहरे एकदम करीब थे। दोनों ही एक दूसरे की गर्म सांसें अपने ऊपर महसूस कर रहे थे। राज बड़े प्यार से उसके मासूम चेहरे और नींद से भरी आंखों को देख रहा था। वो हल्के से उन अलसाई पलकों को चूमकर बेचैनी से बोला, शोना तुम्हारी आंखों में इतनी नींद भरी है, कैसे तुम आज का पूरा दिन? शीतल राज के चेहरे पर हाथ रखकर बोली, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे आदत है राज, 5 घंटे की नींद काफी है मेरे लिए। चलिए आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपकी चाय लेकर यहीं आती हूँ। इतना कहकर वो राज से अलग होने लगती है, लेकिन राज उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे शीतल सीधे अपने सड़ू अग्रवाल के सीने पर आकर गिरती है। राज शीतल को कमर से कसकर पकड़ता है, जिससे शीतल की आंखें बंद होने लगती हैं। राज अपने हाथों का दबाव बनाकर सर्द आवाज में बोला, शोना आज की पूजा के लिए ऐसे रेडी होना कि तुम्हें देखकर सबकी निगाहें थम जाए, समझी? मेकअप बिल्कुल लाइट होना चाहिए, जानती हो ना डार्क मेकअप मुझे पसंद नहीं। तुम्हारे दिल पर अपने होठों से छूकर होठों पर लाइट शेड लगाना, दूर से भी तुम्हारा दिल मुझे नजर आना चाहिए। राज की बातों को सुनकर शीतल अपनी आंखें खोलती है और मुंह बनाकर बोली, ऐसा करिए आप यही रुक जाइए, मुझे खुद से तैयार कर लीजिएगा। राज उसको अपने और करीब करके सर्द अंदाज में बोला, शोना तुम्हारी फरमाइश राज अग्रवाल जरूर पूरी करेगा। राज तुम्हें अपने हाथों से जरूर तैयार करेगा, लेकिन अभी वो हसीन रात आई नहीं, 3 दिन इंतजार कर लो। राज की बातों से ही शीतल के अधखुले होठ कांप उठते हैं। राज अपनी शोना के होठों की फड़कन देखकर हल्के से अपने होठों से उसे छूता है और गंभीर स्वर में बोला, बातों से ही फड़कन हो रही है, 3 दिन में खुद को स्ट्रॉन्ग कर लो शोना। हमारे मिलन की रात जब मैं तुम पर अपना प्यार बरसाऊंगा तो ना तो तुम्हारी आंखें बंद होनी चाहिए और ना ही तुम्हारे मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, क्योंकि राज को उसकी शोना की खुली आंखों में देखकर ढेर सारा प्यार करना है। उसके होठों पर अपनी उंगलियां फिराकर बोला, शोना यदि एक बार तुम्हारे मुंह से आवाज निकल गई और मेरे कानों तक पहुंच गई तो मैं अपने होश गवा बैठूंगा और तुम्हें तकलीफ ज्यादा होगी। इसलिए इन दोनों बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि राज अग्रवाल ना तो अपनी शोना को तकलीफ में देख सकता है और ना ही अपने प्यार के तरीके में रियायत कर सकता है। इतना कहकर वो उसे अपने ऊपर से हटाकर अपने पास लिटाता है और उस पर झुकते हुए उसके पूरे चेहरे को चूमकर उसे गहरी नजरों से देखते हुए वॉशरूम में चला जाता है। राज के जाते ही शीतल जल्दी से उठकर बैठती है और अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर खुद से बोली, कान्हा कितनी फुर्सत से आपने इन्हें बनाया, सारी चीजें एक ही इंसान में डाल दी और हमारी ही किस्मत में लिख दिया। हर काम में इन्हें अपनी चलानी है, प्यार भी करेंगे तो अपनी शर्तों पर। हद हो गई। मुंह बनाकर आगे बोली, हे भगवान ये सड़ू अग्रवाल ही मिले थे आपको हमारे लिए, ये अभी मेरे मायके में है, फिर भी मेरी जान अटकाने में कोई कमी नहीं है। ससुराल पहुंचते पहुंचते तो मेरा पूरा काम तमाम कर देंगे। कान्हा प्लीज रहम करना। राज की बातें याद करके उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है। वो फटाफट से अपने बालों का जूड़ा बनाती है और नीचे किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। इतने में ही सुमन किचन में आकर बोली, शीतू राज उठ गए? शीतल सुमन के गले लगकर बोली, हाँ मम्मा फ्रेश होने गए हैं, उनके लिए ही चाय बना रही हूँ, वो चाय पीकर निकलेंगे। सुमन प्यार से बोली, चल तू हट, आज मैं अपने दामाद के लिए खुद चाय बनाती हूँ। शीतल मुस्कुराकर एक साइड होते हुए बोली, शौक से बनाइए। इतना कहकर वो वही किचन स्लैब पर बैठ जाती है। सुमन जल्दी से राज के लिए चाय तैयार करके कपों में छानती है और ट्रे में रखकर एक प्लेट में टोस्ट बिस्किट रखते हुए बोली, शीतू राज को कह देना चाय के साथ थोड़ा सा कुछ खा ले, खाली पेट ससुराल से नहीं जाते। शीतल ट्रे उठाकर बोली, ठीक है मम्मा कह दूंगी। इतना कहकर वो अपने रूम में आती है। राज ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा होकर अपने बाल बना रहा था। शीतल ट्रे टेबल पर रखकर बोली, आपने चेंज नहीं किया, ऐसे ही लोअर टी शर्ट। राज पीछे मुड़कर शीतल को गहरी नजरों से देखता है और उसके करीब आते हुए बोला, बाहर देख रही हो कितना अंधेरा है, अपनी गाड़ी में जाऊंगा, कौन देखेगा मुझे? उसे कमर से पकड़कर उसके चेहरे पर उंगलियां चलाते हुए बोला, वैसे भी जिसे सब देखना है वो मेरी आंखों के सामने खड़ी है। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर काउच पर बैठता है और चाय का कप उठा लेता है। शीतल धीरे से बोली, मम्मा ने कहा है थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, खाली पेट घर से। राज शीतल पर एक नजर डालकर बिस्किट उठाकर खाता है और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, दूर क्यों बैठी हो सोना, चाय पीकर देखो यार कितनी फीकी है। शीतल अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बोली, झूठे कहीं के, आपने अभी तक पी भी नहीं और फीकी है। राज शीतल के मुंह के आगे कप बढ़ाकर सर्द अंदाज में बोला, मुझे एक्स्ट्रा मीठा खाने की आदत है, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? जल्दी पियो। शीतल जल्दी से एक सिप चाय लेकर राज के आगे कप पकड़ा देती है। राज शीतल को गहरी नजरों से देखते हुए चाय फिनिश करके कप रखता है और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, ध्यान रखना सोना अपना, नर्वस मत होना। जो पहले कहा था वो याद है ना, पापा के कजिन बुआ चाची शादी में आएंगे, वे सब ग्रामीण परिवेश से है, उनके यहाँ बहू को इतनी छूट नहीं है, उनका पहनावा रहन सहन हमसे काफी अलग है, इसलिए अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखना। यदि बैकलेस ब्लाउज, डीप नेक या नेट की चुनरी हो तो प्लीज खुद को अच्छे से कवर करके रखना, समझी? शीतल राज की टी शर्ट पकड़कर बोली, मैं आपको और माँ को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, ध्यान रखूंगी अपने कपड़ों का। राज उसके सिर को चूमकर बोला, शोना मेरा टैटू किसी की नजर में नहीं आना चाहिए, अपनी चुन्नी अच्छे से लगाना। मैं पैलेस के गेट पर ही वेट करूंगा तुम्हारा, साथ ही अंदर चलेंगे, अब तुम्हें लेने ऊपर नहीं आ सकता। शीतल राज की तरफ चेहरा करके बोली, कोई बात नहीं राज, मैं भाई के साथ आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। राज खड़ा होता है और एक बार फिर अपनी शोना को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों को चूमकर जल्दी से नीचे चला जाता है। शौर्य और वर्षा भी नीचे शेखर और सुमन के साथ बैठे चाय पी रहे थे। राज सबसे मिलता है और अग्रवाल हाउस के लिए निकल जाता है। मित्तल मेंशन में लव बर्ड्स आज 6 बजे तक एक दूसरे की बाहों में सुकून से सोए हुए थे। कृष्णा अंजलि का सामान लेकर जैसे ही ऊपर आई, उनकी नजर सीधे देव के रूम पर पड़ी। देव के रूम में किसी तरह की हलचल ना होने और लाइट ऑफ होने से उनके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। वो मन ही मन बोली, मैंने इन दोनों को आज जल्दी उठने को कहा था और ये अभी तक सो रहे हैं। उनके कदम देव के रूम से आगे बढ़े ही नहीं। वो कुछ पल सोचती रही और मन में विचार किया, सेजल ने आज तक ऐसी लापरवाही नहीं की, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है। वो तुरंत देव के रूम को नॉक करती है। दरवाजे पर हो रही आहट से एकाएक दोनों की नींद खुल गई। देव अपनी आंखें खोलकर जैसे ही सामने देखता है, उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगती है। वो अपने पास सोई सेजल को देखकर बोला, उठिए जान। सेजल अपनी आंखें खोलकर देव को देखती है और मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग पति देव। देव सेजल को देखकर मुस्कुराया और प्यार से बोला,
वेरी गुड मॉर्निंग जान। सेजल देव को देखकर पूछती है, क्या हुआ देव, आप? देव उसे सामने देखने का इशारा करता है। इतने में ही दरवाजे पर दस्तक होती है। सेजल की नजर जैसी घड़ी और आवाज पर पड़ती है उसका शरीर कांप जाता है। देव उसे ऐसे देखकर एकदम से अपने से चिपका लेता है और प्यार से बोला, रिलैक्स रहिए आप। इतना कहकर उसने सेजल को गोद में उठाया और वॉशरूम के गेट पर उतार दिया। देव उसका गाल छूकर बोला, आप फ्रेश हो जाइए, मैं देखता हूँ। सेजल जल्दी से वॉशरूम में जाकर गेट बंद कर लेती है। देव अपना शॉर्ट्स पहनकर गेट ओपन करता है और सामने कृष्णा को देखकर बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। कृष्णा देव को गहरी नजरों से देखती है और गंभीर लहजे में पूछती है, क्या हुआ देव, सेजल की तबीयत? देव एकदम से बोला, मम्मा वो वॉशरूम में है, मैं गहरी नींद में था इसलिए गेट ओपन करने में देरी हो गई। कृष्णा देव पर एक नजर डालकर बोली, सेजल को बोलो जल्दी से अंजू के रूम में आए। देव शांत स्वर में बोला, मम्मा अभी भेजता हूँ। कृष्णा देव के रूम में एक सरसरी नजर डालकर अंजू के कमरे की तरफ बढ़ गई। देव अंदर आकर गेट बंद करके सोचने लगा, यार ये अलार्म क्यों नहीं बजा? आज पहली बार मम्मा सेजल से नाराज हुई है, सिर्फ मेरी गलती के कारण। यदि इन्हें जरा भी भनक लग गई कि मम्मा सेजल से नाराज है तो ये रो रोकर अपनी तबीयत खराब कर लेगी। क्या करूं? वो एकदम से अपना फोन उठाकर अपने पापा का नंबर लगाता है। दीवानजी देव का फोन देखकर जल्दी से उठाते हैं और मुस्कुराकर बोले, क्या हुआ बेटा? देव परेशान होकर दीवानजी को सारी बात बताता है। देव मायूसी से बोला, पापा प्लीज मम्मा को अंजू के रूम से थोड़ी देर अपने पास बुलाइए, मुझे आपके सामने मम्मा से बात करनी है। दीवानजी देव को इतना परेशान देखकर हल्के से मुस्कुराए और बोले, देव कृष्णा नाराज नहीं होगी, यकीन करो मेरा, तुम रेडी होकर नीचे आओ, मैं कृष्णा को बुलाता हूँ। इतना कहकर वो फोन रखते हैं और रमेश से कृष्णा को बुलाकर लाने का कहते हैं। कृष्णा जी अंजू के रूम में आकर सारा सामान टेबल पर रखकर उसके पास बैठती है और उसके सिर पर हाथ फेरकर प्यार से बोली, अंजू 7 बजने वाले हैं बच्चे, अब तो उठो, यहाँ से निकलने से पहले हमें रस्में भी करनी है और मेरी गुड़िया को अच्छे से तैयार भी तो होना है। अंजलि आंखें खोलकर कृष्णा को देखती है और जल्दी से उनकी गोद में सिर रखकर बोली, चाची बस 5 मिनट में उठती हूँ, थोड़ी देर आपकी गोद में सोना है। इतना कहकर वो कृष्णा को कसकर पकड़ लेती है। कृष्णा की गोद में आते ही अंजलि की आंखें नम हो गई। कृष्णा जैसे अंजलि का चेहरा अपने हाथों में लेती है, उसके आंसू कृष्णा की हथेलियों पर गिरते हैं। वो एकदम से व्याकुल होकर बोली, ये क्या अंजू, आज की खूबसूरत सुबह की शुरुआत इन आंसुओं से क्यों बचे? अंजलि कृष्णा को कसकर पकड़ते हुए बोली, चाची आप सबको बहुत मिस करूंगी, आज से मेरी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा। अपनी शादी को लेकर बहुत खुश हूँ, बट अपने घर से अलग होने का सोचकर मैं कांप जाती हूँ। मुझे चाचू और भाई को देखे बिना चैन नहीं पड़ता। निशु और चाचू तो मुझे रोज मिलेंगे, लेकिन आप भाई भाभी मम्मा पापा अब मुझे रोज देखने को नहीं मिलेंगे चाची। अंजू की बातें सुनकर कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उन्हें रोककर अंजलि का गाल सहलाया और बोली, ऐसे रोते नहीं अंजू, आज नहीं तो कल बेटियों को तो ससुराल जाना ही पड़ता है, और तुम तो यही अजमेर में हो गुड़िया। हम फेरे के वक्त कन्यादान करते समय अपने दामाद से प्रॉमिस लेंगे कि उन्हें मेरी राजकुमारी को हर संडे उसके मायके लेकर आना पड़ेगा, अब ठीक है? अंजलि कृष्णा को देखकर हल्के से मुस्कुराई, चाची सर मुझे कभी मना नहीं करेंगे। कृष्णा मुस्कुराते हुए बोली, अंजू बेटा जब तुम्हारे सर मना नहीं करेंगे तो टेंशन छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जा। अंजलि मुंह बनाकर बोली, चाची वो मेरे सर है, आपके दामाद है तो आप उनका नाम लीजिए। कृष्णा हंसते हुए बोली, विनोद को तुम सर बोलना बंद कर दो, नहीं तो उन्हें बेडरूम में भी मीटिंग रूम की फीलिंग आएगी। कृष्णा की बात सुनकर अंजलि शर्माकर उनके गले लग जाती है। कृष्णा अंजलि का सिर चूमकर बोली, इस चेहरे पर हमेशा यूं ही मुस्कुराहट रखना अंजू, क्योंकि तेरे चेहरे पर हम कभी उदासी नहीं देख सकते। प्रॉमिस कर अपनी चाची से, हमेशा ऐसे ही खिलखिलाती रहेगी। अंजलि कृष्णा का गाल छूकर बोली, चाची आपकी बेटी का तो ससुराल ही इतना अच्छा है कि उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ही रहेगी। उतने में ही रमेश अंदर आकर बोला, माँ आपको पापा बुला रहे हैं। कृष्णा बोली, आती हूँ बेटा। इतना कहकर वो उठती है और अंजलि का चेहरा अपने हथेलियों में भरकर बोली, बेटा सिर धोकर अच्छे से नहा लो, आज तुम्हें पूजा होने तक कुछ खाना नहीं है बच्चा। अंजलि कृष्णा का हाथ पकड़कर बोली, चाची मैं ध्यान रखूंगी, प्लीज मुझे ये सब कुछ पहनना नहीं आता, आप भाभी को मेरे पास भेज दीजिए, वही मुझे रेडी करेंगी। कृष्णा शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, तेरी भाभी ने लगता है आज तेरे भाई की नाइट ड्यूटी बजाई है, दोनों अभी सोकर उठे, नहाकर आ जाए फिर भेजती हूँ तेरे पास, इतनी देर में तू भी नहाकर रेडी हो जा। अंजलि मुस्कुराकर बोली, ओके चाची। कृष्णा अंजलि के रूम से बाहर आती है और उनके कदम अपने आप सेजल के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। वो जैसे ही देव के रूम को नॉक करने लगती है, देव गेट खोलता है। अपने सामने खड़ी कृष्णा को देखकर वो जल्दी से बोला, मम्मा आप? कृष्णा एक नजर उस पर डालती है और उसे इशारे से साइड होने का बोलती है। अपनी मम्मा की खामोशी और चेहरे के हाव भाव देखकर देव का दिल बेचैन हो जाता है और वो एक साइड हो जाता है। उसकी नजर सीधे ड्रेसिंग के सामने अपने बाल संवारती सेजल पर टिक जाती है। जैसे ही सेजल की नजर मिरर से अंदर आती हुई अपनी सासू मां पर पड़ती है, डर के मारे उसके हाथ से कोम गिर जाता है। देव सेजल को ऐसे डरे देखकर एकदम से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन कृष्णा देव का हाथ पकड़कर उसे बाहर जाने का इशारा करती है। देव बेचैन होकर बोला, मम्मा अलार्म नहीं बजा, इनकी गलती नहीं है, मैंने मेरे मोबाइल में सेट किया था, लेकिन पैलेस में साइलेंट होने के कारण मुझे वॉल्यूम का ध्यान ही नहीं रहा। सेजल भी एकदम से पलटकर जल्दी से कृष्णा के पास आती है। कृष्णा देव को देखकर गंभीर स्वर में बोली, मैंने तुझसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी देव, तू नीचे अपने पापा के पास जाकर काम देख, मुझे मेरी बहू से अकेले में बात करनी है। कृष्णा के मुंह से पहली बार अपने लिए बहू सुनकर सेजल की आंखों में आंसू आ गए। वो नम स्वर में बोली, मम्मा हम आपकी बेटी से बहू कब बन गए? सेजल को रोते देख कृष्णा एकदम से उसे अपनी बाहों में भर लेती है और बेचैनी से बोली, मुझे नहीं पता था मेरे थोड़े से सीरियस लुक और मजाक को देखकर मेरे दोनों बच्चे घबरा जाएंगे। बेटा मैं थोड़ी टिपिकल सासू मां बनने की एक्टिंग कर रही थी और तुम रोने लग गई। कृष्णा की बात सुनकर दोनों हैरानी से उन्हें देखते हैं। कृष्णा मुस्कुराकर अपनी बाहें खोलती है और दोनों को अपने गले लगा लेती है। इतने में ही दीवानजी गेट पर नॉक करके बोले, मे आई कम इन देव? दीवानजी की आवाज सुनकर देव पीछे पलटकर अधीर होते हुए बोला, पापा ये कैसा सवाल है? वो जल्दी से कृष्णा को छोड़कर दीवानजी का हाथ पकड़कर बोला, आप अधिकार से जब मर्जी हो तब आ सकते हैं। पापा आइंदा से आप और मम्मा ऐसा मजाक सपने में भी मत करना, वरना आपका देव और सेजल बिखर जाएंगे। देव को इतना भावुक देखकर दीवानजी हैरानी से कृष्णा को देखते हैं और गंभीर लहजे में बोले, कृष्णा क्या है ये सब? सेजल और देव इतने बेचैन और बच्चे की आंखों में आंसू, क्या कहा तुमने सेजल से? देव दीवानजी को पकड़कर बोला, कुछ नहीं पापा, बस मम्मा सास बनने की एक्टिंग कर रही थी। मम्मा को आज पहली बार इतने सीरियस लुक में देखकर हम दोनों की जान निकल गई। कृष्णा अपने दोनों कान पकड़कर बोली, माफ कर दीजिए हमें, हमने आपकी बेटी को रुला दिया। गंभीर स्वर में बोली,
सेजल बेटा, अब कभी मजाक में भी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। दीवान जी कृष्णा पर एक नजर डालकर गंभीर होकर बोले, कृष्णा कभी भी सेजल और रोशनी की सांस बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन मित्तल परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा। देव व्याकुल होकर दीवान जी के मुंह पर हाथ रखकर बोला, नहीं पापा प्लीज, आगे कुछ नहीं, ये माँ है हमारी, उनका अपने बच्चों से मजाक करने का हक बनता है। पापा मम्मा, आपने आज तक हमसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, इसलिए हम मम्मा के सीरियस एक्सप्रेशंस देखकर डर गए। प्लीज आप मम्मा से नाराज मत होइए। दीवान जी की बात सुनकर कृष्णा की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। वो भावुक होकर बोली, 27 साल का साथ है हमारा, आप भी मुझे नहीं समझ पाए। दीवान जी जल्दी से कृष्णा के पास जाते हैं और उन्हें गले लगाकर बोले, दीवान मित्तल का खुद के ऊपर से विश्वास डगमगा सकता है, पर अपनी आखिरी सांस तक आपके विश्वास और परवरिश पर उंगली नहीं उठा सकता। आप इस घर की नींव है कृष्णा, और मुझे फक्र है अपनी नींव पर, क्योंकि आपकी परवरिश और संस्कारों के कारण ही मेरे घर की बुनियाद मजबूती से खड़ी है। देव और सेजल मुस्कुराकर अपने मम्मी पापा की प्यारी सी बॉन्डिंग देखते हैं। वे दोनों भी उनके गले लग जाते हैं। कृष्णा सेजल का गाल छूकर बोली, बेटा जल्दी से रेडी होकर अंजू के पास आ जाओ, तुम्हें पता है ना, जब तक तुम उसे तैयार नहीं करोगी वो ऐसी बैठी रहेगी। सेजल मुस्कुराकर बोली, बस मम्मा 2 मिनट में जा रही हूँ। उसने अपने दोनों कान पकड़कर कहा, सॉरी मम्मा, आज मैं उठने में लेट हो गई। कृष्णा सेजल का हाथ पकड़कर देव को देखती है और मुस्कुराकर बोली, बेटा तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, ये गलती जिसने की है सजा उसे मिलेगी। देव हल्की स्माइल लेकर बोला, मम्मा अपनी सजा सुनाइए। कृष्णा शरारत से बोली, देव आज से शादी होने तक सेजल मेरे रूम में ही रहेगी, तू अपने पापा के साथ शिफ्ट हो जाना। देव दीवान जी को गले लगाकर बोला, श्योर मम्मा, आप अपनी बेटी के साथ रहिए, हम दोनों एक साथ, नो प्रॉब्लम। शरारत से बोला, वैसे मम्मा 3 दिन की बात है, आज नाइट हम सब बैचलर पार्टी करने वाले हैं, तो मैं वैसे भी आज सेज के साथ नहीं रुक सकता। कल संगीत में देर रात तक धमाल और मस्ती, परसों शादी में तो पूरी रात सोने को ही नहीं मिलेगा, तो आपकी सजा का कोई फायदा नहीं हुआ। देव की बात सुनकर जहां सेजल की नजरें शर्म से झुक गई, वहीं दीवान जी और कृष्णा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कृष्णा ने देव का कान पकड़कर कहा, सेजल अपने पति से कह देना दिन में भी उसे अपनी बीवी से मिलना अलाउड नहीं है। देव कृष्णा के हाथ से कान छोड़कर मुंह बनाते हुए बोला, मम्मा मेरी सेज के सामने तो कान मत खींचिए। और शरारत से बोला, मम्मा जो बात आप मुझ पर लागू कर रही हो ना, वो आपके और पापा के ऊपर भी लागू होगी। दीवान जी मुस्कुराकर बोले, कृष्णा बच्चों से उलझना बंद करो यार, बहुत काम पड़े हैं। सेजल बेटा तुम अंजू के पास जाओ, कृष्णा आप और देव नीचे आइए। गौरी पूजन के बाद रूही जी का परिवार अंजू की खोल भरेगा, उसके बारे में मुझे एक बार फाइनली सब चेक करना है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सेजल जल्दी से देव की तरफ देखकर अंजू के कमरे की ओर चली जाती है। वही कृष्णा और दीवान जी देव के साथ बातें करते हुए नीचे आते हैं। इतने में ही निशांत भी रेडी होकर सबके पास आ जाता है और कृष्णा के पास आकर बोला, मम्मा रोशु का फोन है, आपसे बात करनी है। इतना कहकर वो कृष्णा को फोन पकड़ा देता है। कृष्णा फोन लेकर बोली, हाँ बेटा बोलो। रोशनी धीरे से बोली, प्रणाम मम्मा। कृष्णा मुस्कुराकर बोली, खुश रहो बच्चे, रेडी हो गए। रोशनी शांत स्वर में बोली, मम्मा वो हमारी पूजा में पहनने वाली साड़ी और ज्वेलरी। रोशनी की बात सुनकर कृष्णा के चेहरे पर परेशानी आ जाती है। वो एक नजर दीवान जी को देखकर धीरे से बोली, सॉरी बेटा हमसे भूल हो गई, आधे घंटे में तुम्हारे पास सारी चीजें होंगी, फोन रखो तुम। कृष्णा हड़बड़ाकर रोशनी का कॉल उसकी पूरी बात सुने बिना ही काट देती है। दीवान जी कृष्णा को देखकर बोले, कृष्णा क्या भूली आप। कृष्णा अटकते हुए बोली, वो मैं पूजा के कपड़े और ज्वेलरी रोशनी को देना भूल गई, उसके ब्लाउज कल ही स्टिच होकर आए, पैकिंग कर सीधा उसके सूटकेस में डाल दिया और ध्यान से उतर गया। दीवान जी थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, कृष्णा पहला दिन है आज, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई तुमसे। सब काम छोड़ो, पहले रोशनी का सामान भिजवाओ, 8 बजने वाले हैं, बच्ची कब रेडी होकर पहुंचेगी। देव दीवान जी का हाथ पकड़कर बोला, पापा प्लीज आप शांत रहिए, मम्मा आप मुझे दीजिए रोशनी का सामान, मैं देकर आता हूँ। निशांत कृष्णा को साइड हक करके बोला, मम्मा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, भाई आप पापा के साथ यहाँ का काम देखिए, मैं रोशु के कजिन विनय को कॉलोनी के बाहर बुलाकर उसे सब हैंडओवर कर दूंगा, आइए मम्मा मेरे साथ। निशांत कृष्णा को लेकर उसके बेडरूम में आता है। वो जल्दी से रोशनी का सूटकेस खोलकर सारा सामान निशांत को देकर बोली, बेटा तू ये लेकर निकल, रोशनी को बोल कि सामान मिलते ही मुझे फोन करे, मैं उसे सब अच्छे से समझा दूंगी। निशांत कृष्णा को गले लगाकर बोला, बोलता हूँ मम्मा। इतना बोलकर जल्दी से गाड़ी लेकर निकल जाता है। रास्ते से ही वो रोशनी को फोन करके बताता है। रोशनी सामान मिलते ही कृष्णा से बात करके सब अच्छे से समझ लेती है। दीवान जी और देव ने विनोद के यहाँ आज के फंक्शन में देने वाला सारा सामान एक जगह रखवा दिया था। उसके बाद वे दोनों मनोहर जी के पास चले जाते हैं। आज की गौरी पूजा के लिए अंजू ने ब्लड रेड कलर की बंदेज की प्योर सिल्क की साड़ी, जिस पर सिल्वर थ्रेड, कुंदन और गोटा पत्ती का वर्क था, गुजराती स्टाइल में पहनी थी। हाथों में रेड चूड़ी, शर्मा हाउस से आया गोल्ड का रानी हार, मांग टीका और बड़ी सी नथ पहनी हुई थी। विनोद के यहाँ रिवाज था कि अंजू को आज से ही नथ पहननी थी। उसकी नथ अब उसके ससुराल में पहुंचने के बाद ही उतरनी थी, जिससे विनोद की एंग्री बर्ड को काफी परेशानी हो रही थी। अंजलि मुंह बनाकर बोली, भाभी 3-4 दिन ऐसे मैं कैसे पहनूंगी। सेजल उसका गाल छूकर प्यार से बोली, अंजू विनोद जी के लिए पहनना पड़ेगा ना, मैं चाहती हूँ आप दिल से अपने ससुराल के कस्टम निभाओ। अंजू मेरी एक बात याद रखना, बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो हमारे कस्टम और रीति रिवाज बनाए गए हैं, उनको यदि आप दिल से स्वीकार करोगी और हंसकर निभाओगी तो आप देखिएगा इसका फल आपको और विनोद जी को अपने भविष्य में जरूर मिलेगा। चिंता मत करो, मैं आपके पास हूँ, आपका पूरा ध्यान रखूंगी। यदि कोई परेशानी हुई तो मैं रूही आंटी से जरूर इस विषय में बात करूंगी, लेकिन यदि आप आराम से पहन सकती हो तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अब ये विनोद जी के हाथों से उतरे तो अच्छा है। सेजल की बात सुनकर अंजलि का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। मीना और कृष्णा अंजलि को देखने आई थी। वे दोनों दरवाजे पर खड़ी ननंद भाभी की बात सुनकर अपनी नम आंखें लिए नीचे चली जाती है। सेजल ने अंजलि के बालों का स्टाइलिश जूड़ा बनाकर उसे मोगरे की कलियों से सजाया था। बालों की आगे की कुछ लटों को कर्ल्स करके ऐसे ही छोड़ दिया था, जिससे वो चंचल लटे दोनों तरफ गालों पर झूल रही थी। सेजल अंजलि का हाथ थामकर बोली, अंजू एक बार नजर उठाकर खुद को देख लीजिए, कुछ कमी हो तो मुझे बताओ, मैं जल्दी से सही करती हूँ। अंजलि खड़े होकर खुद को देखती है और खुश होते हुए बोली, भाभी मैं कितनी प्रिटी लग रही हूँ, रेड कलर हैवी ज्वेलरी, ओह माय गॉड। सेजल को पकड़कर बोली, भाभी मेरा तो लुक ही चेंज हो गया, मुझे सर पहचान ही नहीं पाएंगे। सेजल शरारत से बोली, आप पहचानने की बात कर रही है अंजू, मुझे तो यकीन है आपको इस प्रेम रंग में रंगे देखकर हमारे नंदोई सा आपको अपनी रूह तक महसूस करने के लिए जरूर तड़प उठेंगे। इतना कहकर उसके कान के पीछे काजल का टीका लगाकर बोली, अंजू जब भी आप तैयार हो इसे जरूर लगाना, समझे।
अंजलि सेजल का हाथ पकड़कर बोली। जी भाभी। सेजल प्यार से अंजलि को देखती है और उसकी एक पिक खींचकर बोली, आप थोड़ी देर आराम करिए, मैं नीचे देखती हूँ और क्या काम है। सेजल मुस्कुराते हुए नीचे गई और बोली, मम्मा अंजू रेडी है, अब बताइए मुझे और क्या काम बाकी है। मीना मुस्कुराकर बोली, बेटा देव और दीनू ने सबका लगेज रखवा दिया है, गाड़ी आती ही होंगी। मैं और तुम्हारे बड़े पापा सब लगेज के साथ पैलेस निकलेंगे, तुम जल्दी से रेडी होकर आओ, फिर अंजू की देहरी पूजन की रस्म करवाते हैं, क्योंकि गुरुजी ने अंजू की विदाई का मुहूर्त सुबह 7 बजे का निकाला है और शीतल रोशनी का लेट मुहूर्त है। हम अंजू को लेकर घर नहीं आ पाएंगे, इसलिए आज ही ये रस्म करनी है। सेजल बोली, ठीक है बड़ी मम्मा, मैं अभी आती हूँ, आप दोनों भी रेडी हो जाइए। इतना कहकर अपने रूम में आकर जल्दी से अपनी साड़ी पहनकर रेडी होती है। आज की गौरी पूजन के लिए थीम के अकॉर्डिंग सभी लेडीज ने रेड बंदेज की अलग अलग स्टाइल के गोटा वर्क की साड़ी पहनी थी। वहीं सभी जेंट्स ने खादी सिल्क कुर्ता जिसकी नेक पर रेशम के धागे की एम्ब्रॉयडरी थी और ऑफ व्हाइट धोती पहनी थी। तीनों दुल्हा दुल्हन के आउटफिट सेम थे, तीनों दुल्हन की सिर्फ ज्वेलरी अलग थी, बाकी साड़ियां और धोती कुर्ता सेम थे। सेजल साड़ी पहनकर अपनी ज्वेलरी पहन रही थी कि देव रूम में आता है और उसे बाहों में भरकर बोला, बहुत प्यारी लग रही हो जान, और उसका गाल चूम लेता है। देव उसके हाथ से मांग टीका लेकर उसे पहनाते हुए बोला, आप अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा, मम्मा और मैं आपका ध्यान नहीं रख पाएंगे, इसलिए जब भी आप फंक्शन के लिए रेडी हो काला टीका याद से लगा लीजिएगा। उसकी मांग को चूमकर बोला, देखिए परफेक्ट है। सेजल सामने देखकर बोली, आपने पहनाया है तो परफेक्ट ही होगा। पतिदेव देख लीजिए हम पूरे रेडी है। देव प्यार से उसे गले लगाकर बोला, जान इस रेड कलर में कहर ढारी है आप, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की जैसी लग रही है, आपको देखकर सब शॉक्ड होने वाले हैं, आप नीचे तो चलिए एक बार। सेजल देव के दोनों हाथ पकड़कर शर्माते हुए बोली, देव ये आपके प्यार का रंग है, कल रात आपने हमारी सारी बेचैनी दूर की ना, और देखिए हम निखर गए। देव सेजल की गर्दन को हल्के से टच करके कशिश भरी आवाज में बोला, जान आप बस अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, आपका पति हर रोज आपको यूं ही निखार देगा। देव की बातों से सेजल के गाल सुर्ख हो जाते हैं। वो देव को देखकर बोली, आप जल्दी से रेडी हो जाइए, ज्यादा देर में आपके पास खड़ी रही तो अब की बार पक्का मम्मा हमसे नाराज हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और खिलखिलाकर हंस देते हैं। देव अपनी ड्रेस उठाकर बोला, जान आज तो मैं मम्मा को इतने सीरियस लुक में देखकर सच में डर गया था, आप नीचे चलिए मैं रेडी होकर आता हूँ। सेजल नीचे कृष्णा के पास चली जाती है। दूसरी तरफ अग्रवाल मेंशन में राज के पहुंचने से पहले सरला और अनिकेत रेडी थे। राज अंदर आता है और अनिकेत के पास बैठ जाता है। अनिकेत उसे चाय का कप पकड़ाता है। इतने में ही भरत और नीलिमा भी आ जाते हैं। सरला राज को देखकर पूछती है, राज शीतल का सारा काम हो गया? राज धीरे से बोला, हाँ मम्मा पूरा काम हो गया, 11 बज गए थे घर पहुंचने में। अनिकेत सब पर एक नजर डालकर बोला, राज मैंने देव और अर्जुन जी से बात कर ली है, तुम और शीतल शादी के बाद दूसरे दिन फार्म हाउस निकल जाना, अर्जुन जी जगन से बोल देंगे, वो सब अरेंज कर देगा। सरला एकदम से बीच में टोकते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप, बच्चे फार्म हाउस क्यों जाएंगे, हमारा इतना बड़ा घर है। अनिकेत शांत स्वर में बोले, सरला पूरा घर रिश्तेदारों से भरा रहेगा, यहाँ की सारी रस्में करने के बाद उसी दिन शाम को फार्म हाउस जाएंगे। दोनों के पास सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद दोनों का शेड्यूल बिजी हो जाएगा। इस बार मैं अपने बच्चों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। सरला समझा करो, बच्चों को प्राइवेसी देनी पड़ेगी ताकि ये अपने रिश्ते में आराम से एक दूसरे को समझकर आगे बढ़े। घर में मेहमान रहेंगे तो बच्चों को खुद के लिए टाइम निकालना मुश्किल होगा। सरला गंभीर स्वर में बोली, राज के कमरे में कौन जाएगा जी, ये दोनों वहां आराम से। अनिकेत बीच में ही हाथ का इशारा करके बोले, सरला इनके कमरे में तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन सबके रहते हुए आप बताओ ये दोनों कमरे में रहे तो इन्हें अच्छा लगेगा। सरला धीरे से बोली, लेकिन सब बड़े घर पर रहेंगे तो हम क्या बोलकर इन्हें। अनिकेत सधी आवाज में बोले, ये आप हम पर छोड़ दीजिए, आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन राज शीतल को लेकर फार्म हाउस जाएगा ये फाइनल है, और अब इस टॉपिक पर मुझे कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए। राज सरला का हाथ पकड़कर बोला, मम्मा हम दोनों सुबह दीनू अंकल के यहाँ आएंगे। कृष्णा आंटी ने शोना को भी सहगार की रस्म के लिए अंजू के ससुराल जाने का बोला है, तो लंच के बाद मैं शोना को लेकर डायरेक्ट वहीं पहुंच जाऊंगा, उसके बाद हम दोनों सीधे घर आएंगे। सरला शांत होकर बोली, ठीक है राज जैसा तुम दोनों को ठीक लगे वो करो। अनिकेत जी शांत होकर बोले, नीलू बेटा वहां तुम्हें कोई काम नहीं है, सिर्फ शीतल के पास बैठना है, इसलिए अपना खुद का ख्याल रखना, खाने पीने में और अपनी दवाइयों में लापरवाही मत करना बच्चे। नीलिमा मुस्कुराकर बोली, पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अनिकेत मुस्कुराते हुए बोले, वेरी गुड, अब जाओ आराम से रेडी हो जाओ दोनों, जब तक मैं प्रिंसेस को उठाता हूँ। आओ सरला। सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ शर्मा विला में रोशनी के कपड़े पहुंचते ही रोशनी की बुआ और मामी उसे रेडी करती है। रूही भी अंदर आकर बोली, दीदी इसकी साड़ी को पिन से अच्छे से अटैच कर देना, और ये उसके ससुराल की ज्वेलरी है, इसे पहना दीजिए। रोशनी की बुआ ज्वेलरी खोलकर बोली, भाभी इसमें नथ नहीं है। रूही मुस्कुराते हुए बोली, दीदी उनके यहाँ ये रिवाज नहीं है, रोशनी जब फेरे में बैठेगी तब उसके मामा मामी उसे उसी समय नथ पहनाएंगे। रोशनी की मामी मुस्कुराते हुए बोली, रूही दी मैंने हमारी रोशनी के लिए बिल्कुल छोटी सी नथ बनवाई है, रोशनी तुम चाहो तो आराम से उसे कुछ दिन पहन कर रखना। अपनी एक आंख दबाकर बोली, उससे दामाद जी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। अपनी मामी की बात सुनकर ही रोशनी के जहन में निशांत का चेहरा कौंध जाता है, और उसे वैलेंटाइन डे पर निशांत के साथ बिताए हसीन पलों की याद आते ही उसके शरीर में झंझनाहट बढ़ जाती है। मामी मुस्कुराकर बोली, रोशनी बेटे अभी ये कंपन क्यों, अपनी कपकपाहट निशांत जी के लिए बचा कर रखो। रूही रोशनी के चेहरे के हाव भाव देखकर बोली, भाभी जल्दी से इसे ज्वेलरी पहना दीजिए, गाड़ी आने वाली है। इतना बोलकर बाहर आ जाती है। विनोद रूही को रोशनी के कमरे से आते देख बोला, मम्मा ये रेडी नहीं हुई क्या? रूही विनोद का हाथ पकड़कर नाराजगी से बोली, विनोद तू खुद अभी तक ऐसे ही घूम रहा है, जल्दी कर बेटा, दीवान जी का कॉल आया था, गाड़ियां सबके यहाँ पहुंचने वाली है। विनोद रूही को साइड हक करके बोला, मॉम टेंशन मत लीजिए, सिर्फ ड्रेस पहनी है मुझे, वैसे आप इस रेड कलर में बहुत खूबसूरत लग रही है, आपको देखकर कोई नहीं कहेगा कि आपके बेटा और बेटी की शादी हो रही है, आप मेरी एंग्री बर्ड की सासू मां नहीं उसकी जेठानी लग रही है। विनोद रूही के कान के पास जाकर बोला, मॉम बस एक कमी है, जैसे आपने अंजू के लिए नोज रिंग भिजवाई है वैसा आप भी पहन लो। रूही हंसते हुए बोली, तू पागल है क्या? वीनू बेटा अंजू कैसे 3-4 दिन नथ पहनेगी, नहीं जानता? इस घर का रिवाज नहीं होता तो मैं अपनी फूल सी बच्ची को ये सब करने को नहीं कहती। विनोद रूही को गले लगाकर बोला, मॉम बुआ से पूछिए ना कोई आइडिया। रूही परेशान होकर बोली, बात की थी दीदी से,
उन्होंने साफ कह दिया है कि शादी में सहकार और गौरी पूजन के समय पहनी गई नथ विवाह की 2 मेन रस्में हैं, इसलिए अंजू को ये सब पहनना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि इतने सालों में भी हमारे घर में कस्टम चेंज नहीं होंगे, वरना मैं उसके लिए डायमंड की छोटी सी नथ ही लाती। रूही की बात सुनकर विनोद खुद भी परेशान हो गया। वो रूही का हाथ पकड़कर बोला, परेशान मत होइए, अंजू जब नाइट में अपने कमरे में रहेगी तो उतार देगी, कम से कम इतना तो आराम मिल जाएगा। विनोद को ऐसे परेशान देखकर रूही मुस्कुराकर बोली, टेंशन मत ले, तेरे मॉम डैड साथ है तो मेरी बहू परेशान नहीं होगी। चल तू जल्दी से रेडी हो जा, मैं तेरे डैड के साथ हूँ। विनोद रूही के गाल चूमकर बोला, मॉम 10 मिनट में आता हूँ। इधर मिसेस मित्तल को उनकी मामी और बुआ ने अच्छे से तैयार कर दिया था। लाल और हरे बारीक नगों से सजी सोने की रामनवमी, हाथों में लाख की चूड़ियां, आगे मैचिंग के गोल्ड के ब्रॉड कंगन, बालों को एक साइड से पिनअप करके खुला छोड़कर हेयर एक्सेसरी से खूबसूरती से सजाया गया था। माथे पर लाल छोटी सी बिंदी, आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर लाइट शेड लिपस्टिक। ये था मित्तल परिवार की छोटी बहू निशु की रोशनी का श्रृंगार। माहेश्वरी भवन में सब रेडी थे, इस बार भी सब सेम मैचिंग में थे और दोनों ही प्यार के चटक लाल रंग में सजे हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। शौर्य हल्के से मुस्कुराकर बोला, मम्मा शीतू अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? लगता है राज के जाने के बाद सो गई होगी। सुमन बेचैन स्वर में बोली, शौर्य इसकी आंखें देखकर लगता है ससुराल जाने के बाद इसकी नींद पूरी नहीं होती। 2 दिन घर में अपने काम निपटाकर इसने सिर्फ सोने का काम किया है। शेखर जी मुस्कुराते हुए बोले, सुमन आप जानती है ना अपनी बेटी को, शीतल को उसकी नींद कितनी प्यारी है, जब मर्जी हो तब सुला लो। भावुक होकर बोले, लेकिन वो उसका ससुराल है, मैंने उसका शेड्यूल देखा है, मेरी बच्ची को सोने का टाइम ही नहीं मिलता। इतने में ही शीतल नीचे आकर सुमन के गले लगते हुए बोली, पापा स्कूल से आकर लंच करके माँ हमें नीचे रुकने ही नहीं देती, हम 2 घंटे सोते हैं। माँ 4 बजे हमारे लिए चाय बनाकर राजू भैया के साथ भेजती है, तब उठते हैं। मम्मा आप अपनी बेटी की चिंता मत करिए, हमें आप दोनों ने हर परिस्थिति में ढलना सिखाया है। हंसते हुए बोली, देख लीजिए जिस बेटी को उसकी नींद और सिर्फ किताबों से प्यार था, वो अपने ससुराल में हर कर्तव्य निभा रही है, इसलिए आप टेंशन छोड़िए। और मुंह बनाकर बोली, आपने मुझे देखकर अभी तक कोई कमेंट नहीं दिया, वर्षा बताना हम कैसे लग रहे हैं? वर्षा मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल राज की प्यारी सोना। मम्मा इसे नजर का टीका लगाइए, नहीं तो सबसे पहले से जीजू की नजर लगेगी। वर्षा की बात सुनकर सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है। वही राज का नाम सुनते ही शीतल के गोरे गाल शर्म से सुर्ख हो जाते हैं। शीतल को ब्लश करते देख वर्षा धीरे से बोली, बन्नो रानी लगता है कल रात ही जीजू ने रिश्ता आगे बढ़ा दिया। शीतल कल रात से ही तेरे चेहरे की रंगत बदल गई, सच बता जीजू ने ऐसा क्या किया जो हमारी बन्नो रानी ताजा खिली गुलाब की कली लग रही है? शीतल वर्षा को घूरते हुए गुस्से से बोले, वर्षा शर्म कर ले और चुप हो जा, नहीं तो पैलेस पहुंचते ही हम तुझे अपने राज के सामने कटघरे में खड़ा कर देंगे, फिर देती रहना उनके सारे सवालों के जवाब। वर्षा नौटंकी करके बोली, शीतू कल रात से तेरे सड़ू मेरे फैन हो गए, करो जितनी मर्जी शिकायत, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। शीतल वर्षा को देखती है और टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली, वर्षा मैडम वो एसीपी राज अग्रवाल है, सब्र रखिए जरा, 3 दिन साथ ही है तेरे, सब पता चल जाएगा। इतने में ही सुमन पूजा की थाली लेकर आती है और शीतल को रोली का टीका लगाकर आरती उतारती है। उसके हाथों की हथेलियों के बीच काजल का टीका लगाती है और प्यार से बोली, वर्षा बेटा ये काजल की डिब्बिया माता के मंदिर से लाई हो, इसे तुम अपने पर्स में रख लेना, मैं इधर उधर काम में बिजी रहूं तो तुम याद से जब भी तीनों बच्चियां रेडी हो इनके हथेलियों के बीच पैरों के तलवे के बीच लगा देना। वर्षा बोली, मम्मा हम ध्यान रखेंगे। मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा सरला आंटी की चॉइस बेस्ट है, देखिए शीतू कितनी खूबसूरत लग रही है। सुमन शांत स्वर में बोली, शीतू बेटा बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन तुमने इतना लाइट मेकअप, बट इस समय तो तुम्हें लिपस्टिक डार्क लगानी थी। शीतल सुमन के गले लगकर बोली, मम्मा आप जानते हो ना मैं डार्क मेकअप पसंद नहीं। वर्षा शरारत से बोली, शीतू तुझे या जीजू को? शीतल नजरें नीची करके बोली, एक ही बात है वर्षा, जैसा राज को पसंद है हम वैसे ही तैयार हुए हैं। सुमन मुस्कुराकर बोली, मेरे दामाद की पसंद एकदम परफेक्ट है, मेरी गुड़िया सबसे प्यारी दुल्हन लग रही है। इतना कहकर शीतल का माथा चूम लेती है। शीतल ने सरला की दी हुई रेड ओजारिया की प्योर जॉर्जेट साड़ी, जिसके बॉर्डर पर स्टोन व कुंदन कलरफुल थ्रेड की रेशमी बारीक कारीगरी की हुई थी, पहनी हुई थी। उसी के मैचिंग का पन्ना और कुंदन का जड़ाऊ चोकर सेट, मांग टीका, अपनी शादी वाली नथ और हाथों में हाथी दांत का रेड और व्हाइट चूड़ा पहना हुआ था। आंखों में काजल गहरा था, लेकिन होठों पर हमेशा की तरह लाइट शेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। उसके गालों की रंगत तो कल राज के आते ही बिना मेकअप के निखर रही थी। कुल मिलाकर हमारी तीनों दुल्हन गौरी पूजा के लिए परफेक्टली रेडी हुई थी। सभी घरों के आगे पैलेस की गाड़ियां रिसीविंग के लिए पहुंच चुकी थी। शेखर जी और शौर्य सब लगेज गाड़ी में शिफ्ट कर रहे थे। इतने में ही शौर्य के पास राज का फोन आता है। शौर्य राज का फोन उठाकर बोला, जी राज बोलिए। राज शांत स्वर में बोला, शौर्य पैलेस से जो गाड़ी आई है उसमें आप मम्मी पापा आंटी अंकल को भेज दीजिए, आप वर्षा और सोना के साथ आ जाइएगा, पापा ने राजू को घर के लिए रवाना कर दिया है, वो बस पहुंचता ही होगा। शौर्य शांत स्वर में बोला, राज अंकल क्यों परेशान हुए, घर पर ऑलरेडी गाड़ी खड़ी थी, मैं वर्षा और शीतू साथ ही आने वाले थे। राज हल्के से मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं शौर्य, एक ही बात है, आप आ जाइए, हम भी बस रवाना हो रहे हैं, ओके बाय। इतना कहकर फोन काट देता है। शौर्य शेखर और सुमन को सारी बातें बताता है। वो चारों उसमें बैठकर रवाना हो जाते हैं। शीतल अपने भाई भाभी के साथ उसके ससुराल की गाड़ी से रवाना होती है। शर्मा विला पैलेस के सबसे नजदीक था। विजयकांत जी ने सभी मेहमानों को होटल बिनोरा रवाना कर दिया था और वो और रूही भी अपने दीदी जीजाजी के साथ रोशनी और विनोद को लेकर निकल गए थे। अग्रवाल हाउस में अनिकेत, सरला और नानी पैलेस की गाड़ी से रवाना हो चुके थे। वही राज, भरत, नीलिमा और हमारी नटखट कुशा एक साथ राज की XUV में थे। आज नीलिमा ने भी कुशा को रेड बांधनी की फुल लेयर फ्लोर टच कुर्ती पहनाई थी। उसके घुंघराले बालों को खुला छोड़ रखा था। माथे पर छोटी सी डायमंड की बिंदी और राज की पसंद की लाइट शेड लिपस्टिक में वो बहुत खूबसूरत, बिल्कुल डॉल जैसी लग रही थी। हमारी नटखट अपने हैंडसम की गोद में बैठी नॉन स्टॉप बातों से राज को खूब हंसा रही थी। सबसे लास्ट चलते हैं हमारे मित्तल मेंशन में, हमारी सबसे कूल फैमिली। मित्तल मेंशन में कृष्णा और मीना ने अंजू के देहरी पूजन की सारी तैयारी कर ली थी। सब हॉल में बैठे अंजलि के नीचे आने का वेट कर रहे थे। मीना नम स्वर में बोली, सेजल अंजू को लेकर आओ। देव और निशांत मीना को इतना भावुक देखकर उसके आजू बाजू खड़े होते हैं और अपने दोनों हाथों से मीना का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। दीवानजी और मनोहर सोफे पर बैठे अंजू के कमरे की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। वही कृष्णा अपनी आंखों में आंसू भरे पूजा की थाली लिए खड़ी थी। आज पहली बार मित्तल परिवार खामोश और भावुक था।
सेजल अंजलि के कमरे में आती है और उसके सिर को साड़ी के आंचल से ढककर अच्छे से पिनअप करती है और प्यार से बोली, अंजू चलो तहरी पूजन की रस्म करनी है, उसके बाद हम सीधा पैलेस निकलेंगे। सेजल के मुंह से निकले शब्द अंजू की आंखों के आंसुओं की धार बन जाते हैं। इतनी देर से अपनी आंखों में आंसुओं को रोके अंजू का सब्र जवाब दे जाता है। अंजलि को ऐसे रोते देख सेजल को भी अपना देहरी पूजन याद आता है। वो अंजू को गले लगाकर नम स्वर में बोली, अंजू प्लीज आप अभी से ऐसा करोगी तो सब नीचे और परेशान हो जाएंगे। अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर नए सफर की शुरुआत कीजिए, आइए। इतना कहकर उसका हाथ कसकर थामती है और नीचे लाती है। अंजू को पूरे लाल श्रृंगार में दुल्हन के जैसे सजे देखकर मीना और कृष्णा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वही दीवानजी और देव की आंखें भी बरस उठती है। दीवानजी का सब्र टूट जाता है। वो भावुक होकर खड़े होते हैं और अंजू के पास जाकर उसे गले लगाकर बेचैनी से बोले, देखिए कृष्णा, अपनी लाडली को, अपनी गुड़िया को इस लाल रंग में देखने के लिए बरसों इंतजार किया है, लेकिन जब ये खूबसूरत घड़ी आई है तो लग रहा है मेरी अंजू इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो गई। अभी तो इसकी शैतानियों से मन भी नहीं भरा और इसके ससुराल जाने की घड़ियां नजदीक आ गई। दीवानजी और अंजू एक दूसरे को गले लगाए रो पड़ते हैं। देव और निशांत भावुक होकर बोले, पापा क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए अंजू को, अभी दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। सेजल दीवानजी का हाथ पकड़कर बोली, पापा अंजू को संभालिए, अंजू को 3 दिन बहुत सारी रस्में करनी है। पापा हम सब इनके सामने ऐसे ही रोएंगे तो ये कैसे खुद को संभालेंगी। प्लीज देव पापा को संभालिए। अंजू आप हमारे साथ आइए, मम्मा और बड़ी मम्मा इंतजार कर रही है। दीवानजी देव और निशु को गले लगाए हुए चुपचाप अंजलि को आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। अंजलि सेजल का हाथ छोड़कर पीछे मुड़ती है और दीवानजी के आंसू पोंछकर बोली, चाचू तबीयत खराब हो जाएगी आपकी रोते हुए, यदि आप सब ऐसे ही रोएंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे। अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, चाचू देव भाई आपको छोड़कर नहीं जाना ससुराल। दीवानजी अंजू को एक बार फिर अपने अंक में समेट कर उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, अंजू बच्चा ऐसे नहीं बोलते, प्रॉमिस अब तेरा चाचू नहीं रोएगा। चल आप अपने घर की दहलीज का पूजन कर और हंसते मुस्कुराते अपने ससुराल में कदम रख। आओ सेजल बेटा। सेजल अंजलि का हाथ अपने पास खड़े देव के हाथों में देकर बोली, देव विनोद जी को अंजू का हाथ सौंपने से पहले आपकी बहन पर आपका हक है, थामिए अपनी बहन को। आइए भैया। तीनों अंजलि को लेकर अपने घर के मेन गेट पर आते हैं। कृष्णा अंदर की साइड बैठती है और अंजलि घर के बाहर की साइड बैठती है। कृष्णा बोली, बेटा घी और हल्दी से बीचों बीच स्वास्तिक बनाकर और गुड़ लड्डू का भोग लगाओ। अंजलि कृष्णा के बताए अनुसार सारी देहरी पूजन की विधि अच्छे से करती है। उसके बाद मीना अंजलि के आगे चावल और खील देकर बोली, अंजू अपनी मुट्ठी में पूरा धान भर के घर के चारों कोनों में और अंदर की साइड उछाल दो, उसके बाद सीधा गाड़ी में बैठूंगी। अंजलि एक नजर मीना को देखती है और खड़े होकर सूप में से धान लेकर मित्तल मेंशन के घर आंगन में उछालती है। वो सबको अपनी आंसुओं से भरी आंखों से देखती है और दौड़कर मनोहर व दीवानजी को पकड़कर जोर से रोने लगती है। कृष्णा और मीना भी अंजू के गले लगकर सुबक पड़ती है। अंजलि जब दीवानजी और कृष्णा के गले लगी हुई गाड़ी के पास खड़े देव और निशु की ओर देखती है तो उसके रोने की आवाज और तेज हो जाती है। अंजलि को ऐसे रोते देख देव बेबस होकर अपनी नजरें फेर लेता है। निशांत जल्दी से गाड़ी से पानी की बोतल लेकर अंजू के पास आता है और उसके सिर पर हल्के से मारकर बोला, नौटंकी पानी पी ले, भाभी ने इतनी मेहनत से रेडी किया है, सारा मेकअप आंसुओं से धुल गया तो विनोद